नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस पर पूर्व की चर्चा में हमने विचार किया था इसके पाठ विश्लेषण पर, पठन और विश्लेषण पर, और इसमें हम आगे बढ़ रहे थे। ये इस चर्चा का तीसरा भाग है और लेखक इस सारी चर्चा के अंदर हिंदी भाषा में व्याप्त वर्तनी अशुद्धि को लेकर बिल्कुल विक्षुब्ध सा दिखाई देता है। वह हमारी व्यवहारगत जो भाषा के प्रति लापरवाही है उसका विरोध करता है और ये रचना अपने आप एक तीक्ष्ण व्यंग्य का रूप ले लेती है। यह एक व्यंग्य रचना है जिसमें भाषा के प्रति, भाषा की शुद्धता के प्रति हमारी उदासीनता है, हमारी लापरवाही है, उस पर करारा व्यंग्य करती है और हम जानबूझकर ही ध्यान न देने के कारण छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण न केवल भाषा का स्वरूप बदलता है अपितु हमारी अभिव्यक्ति भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। लेखक यहाँ एक एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहले उदाहरण में उन्होंने अपने स्वयं के नाम के सुधार के संदर्भ में बात की। एक संपादक को उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि इस नाम का व्यक्ति तो मर चुका है। उनका नाम उन्होंने मनहर की जगह मनोहर किया था। लेखक ने यह भी विचार किया कि हमें नाम ऐसे रखना है, ऐसे गढ़ना है इस समस्या से निजात पाने के लिए कि जिनमें मात्राएं ही नहीं हों, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हिंदी भाषा के लिए, हिंदी जो लिपि है उसके लिए मात्राएं उसकी अभिव्यक्ति के प्राण तत्व है। मात्राओं के बिना हम अपने भावों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते और विचार विनिमय नहीं कर सकते, क्योंकि मात्राओं के बिना बनने वाले शब्द इतने कम होंगे, इतने न्यून होंगे कि हम पर्याप्त मात्रा में हमारी भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति न लिखित में कर सकते हैं न मौखिक में कर सकते हैं। लेकिन लिखित और मौखिक स्वरूप में हम इतनी गलतियां करते हैं कि भाषा का स्वरूप ही अशुद्ध हो जाता है और अशुद्धता ही हमारा ज्ञान बन जाता है। और ऐसा अशुद्ध ज्ञान भाषा को परिमार्जित नहीं कर सकता, भाषा का मानकीकरण नहीं कर सकता, शब्दों का मानकीकरण नहीं कर सकता, या कि शब्दों के मानकीकरण में एक बाधा उपस्थित करता है। तो लेखक यहाँ पर अब शुरुआत घर से करता है। सबसे पहले उन्होंने जो विद्रोह किया संपादक के प्रति किया, फिर अपने मित्र से चर्चा की। अब वह कीर्ति नगर जो दिल्ली का एक नगर है, आवासीय नगर है, उसमें उसका जो नक्शा है, उसका जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें उसका नाम ही गलत लिखा हुआ है। कीर्ति नगर को के जो साइन बोर्ड है, नक्शा है, उसको सुधारने की लेखक बार बार कोशिश करता है, बार बार पत्र व्यवहार करता है जनसंपर्क अधिकारी से, और वो उनके कहे अनुसार ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मात्रा को सुधार करके दूसरी को बिगाड़ देते हैं। और इस रचना में निरंतर वही प्रयास लेखक का चलता रहता है, लेकिन लेखक सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा था कीर्तिनगर का। तो देखिए, जब मैंने पुनः उस नक्शे की जांच की तो कीर्तिनगर के बजाय इस बार लिखा हुआ था कीर्तिनगर। यहाँ पर लेखक ने जो उसके नक्शे को सही करने वाले थे, यहाँ पर फिर रै की मात्रा को गलत कर दिया और त के ऊपर जो मात्रा है, जो त पर ई की मात्रा है, इसको बिगाड़ दिया और
2 जगह र की मात्राएं लगा दी। मेरे तीसरे पत्र का उत्तर तो अधिकारी महोदय की ओर से नहीं आया। अधिकारी भी परेशान हो गया, लेकिन पत्र का असर जरूर हुआ। कीर्ति नगर को सुधार लिया गया, उस पर अमल किया गया, मगर नया शब्द जो मुझे देखकर मुस्करा दिया वह था कीर्ति नगर। यहाँ पर फिर क्रैक को सुधार लिया गया और क पर जो मात्राएं लगी वह भी ठीक थी, लेकिन जगह त की जो मात्रा है वो छोटी के बजाय बड़ी कर दी और लेखक देखता है कि ये शब्द मुझे चिढ़ा रहा है। अधिकारी महोदय को सूचना दी। अब केवल एक गड़बड़ी रह गई। लेखक भी पीछे ही पड़ता रहा और वह वापस जनसंपर्क अधिकारी को वापस पत्र लिखता है कि आपने निरंतर कोशिश करते हुए काफ़ी कुछ सुधार की स्थिति में आ गए, केवल एक चीज़ की कमी रह गई, वह है ई की मात्रा त पर जो लगती है वो छोटी ई की लगेगी। अब केवल एक गड़बड़ी रह गई, त में बड़ी ई नहीं छोटी ई की मात्रा लगवाइए। रेप को ज्यों को त्यों रहने दीजिए। जो र की जो मात्रा ऊपर लगी हुई है उसको आपको छेड़ना नहीं है। अगर त पर बड़ी ई की मात्रा के स्थान पर छोटी ई की मात्रा अगर लगा दोगे तो नाम सही हो जाएगा और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पत्र का उत्तर इस बार भी नहीं आया, लेकिन अब कुछ अरसे बाद नक्शे की जांच की। लेखक बराबर पीछे पड़ता रहता है और वो देखता है कि मेरी चिट्ठी का जो प्रभाव है वो कैसा रहा, सही किया या नहीं किया। वो जाता है, काफ़ी समय बाद वहाँ जाता है और उसकी जांच करता है कि उन्होंने सही किया या नहीं किया। तो लेखक क्या देखता है, तो वहाँ पर कीर्ति नगर का नाम क्या लिखा हुआ था, कीर्ति नगर। यहाँ पर जिसके बारे में लेखक ने कुछ कहा ही नहीं था, न को न के साथ छेड़खानी कर दी, न को आधा कर दिया और कीर्ति नगर का नाम क्या रख दिया, कीर्तिनगर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर शब्द को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी, उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके लिए न मैंने कभी लिखा है, लेकिन उन्होंने कीर्ति अगर सही कर दिया तो नगर को डिसमिस कर दिया, नगर को गलत कर दिया। नगर शब्द को छेड़ने की ज़रूरत ही क्या थी, वो तो शुरू से ही ठीक लिखा हुआ था। बहरहाल मेरी ओर से पुनः सूचना पाने पर न को न कर लिया गया। लेखक वापस जो कि पत्र लिखता है जनसंपर्क अधिकारी को और कि आपने जो नगर का न है वो आधा नहीं पूरा आता है और मेरे ही प्रयास के कारण कीर्तिनगर अंततः कीर्तिनगर हो गया। लेखक बहरहाल मेरी ओर से पुनः सूचना पाने पर न को न कर लिया गया और मुझे बड़ा हर्ष हुआ। लेखक को बड़ा आनंद आया कि मैंने जो दिल्ली से शुरुआत की थी उसमें मुझे पहली सफलता प्राप्त हुई है और लेखक के अनुसार और वर्तनी के अनुसार कीर्तिनगर शब्द को सही कर दिया गया। इतने प्रयास के बाद जाकर के वो ठीक हुआ। इसलिए लेखक कहता है कि मेरे ही प्रयास के कारण कीर्तिनगर को अंततः कीर्तिनगर कर दिया गया, सही कर दिया गया। लेकिन लेखक को फिर चैन नहीं मिला और उन्होंने फिर उसमें कमी निकाल करके पत्र लिख डाला। उसी का वर्णन नीचे किया गया है। लेकिन मेरा दिमाग खराब था, जो मैंने जनसंपर्क अधिकारी को फिर पत्र लिखा। अपना जो संशय था उसको फिर दुरुस्त करवाना चाहते थे। अभी भी लेखक को इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही थी। सबसे पहले मैं जगमगाती सफलता पाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी कि मैंने जो प्रयास किया उसके बल पर कीर्तिनगर का जो नाम है वो बिल्कुल सही हो गया और उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया, बधाई दी। फिर पूछा कि कीर्तिनगर को आप एक शब्द मानते हैं या दो, यानी कि कीर्तिनगर बोलेंगे या कीर्ति नगर बोलेंगे। ये कीर्ति और नगर शब्द सामान्यतया अलग अलग होते हैं।
ठीक है। तो लेखक ने अपने संशय को उनके सामने पत्र के माध्यम से रखा कि आप एक ही शब्द मानते हैं या दो, अर्थात कीर्तिनगर मानते हैं या कीर्ति नगर, इन दोनों शब्दों को अलग अलग मानते हैं। वैसे तो दोनों ही रूप सही है, लेकिन सारी दिल्ली के नक्शों में शैली एक ही होना चाहिए। अगर इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो सब जगह एक जैसा ही होना चाहिए, सब जगह मिलाकर लिखा जाए। और अगर इनको अलग अलग शब्द के रूप में मानते हैं तो फिर इनको अलग अलग लिखा जाए। इसलिए लेखक कहता है वैसे तो दोनों ही रूप सही है, लेकिन सारी दिल्ली के नक्शों में शैली एक ही होना चाहिए, एक ही प्रकार की शैली अपनाई जानी चाहिए कि अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिखिए और एक करना है तो सब जगह एक कीजिए। जैसे कीर्तिनगर, पटेल नगर, रूपनगर, अगर सभी जगर नगर को पहले शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब तो इन दिनों यहाँ के नक्शे पर जो लिखा हुआ है वो सही है। अर्थात अगर मिलाकर लिखने की अगर परंपरा है तो फिर ये जो आपने लिखा है वह बिल्कुल सही है और अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको ठीक किया जाए। तब तो इन दिनों यहाँ के नक्शे पर जो लिखा हुआ है वो सही है। लेकिन यदि आप नगर को अलग लिखवाने के पक्ष में हो तो कृपया कीर्ति नगर को कीर्ति नगर कर दें, अर्थात कीर्ति और नगर को अलग अलग लिखवा दें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। इस प्रकार का पत्र लेखक जो कि उस उसके अधिकारी को, जनसंपर्क अधिकारी को पत्र लिखता है और उसका असर जो हुआ वो बड़ा ही हास्यास्पद होता है। जब लेखक के एक लंबे प्रयास के बाद वो ठीक हो जाता है और लेखक ने फिर उसमें और भी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश की गई और इस ठीक करने की कोशिश में वापस फिर वही अशुद्धि का राग हो जाता है। कीर्ति नगर वापस न जाने क्या क्या कौन सा नगर बन जाता है, उसी का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। कुछ ही दिनों बाद लेखक कहता है कि कुछ ही दिनों बाद मैंने कीर्ति नगर के स्थान पर वहाँ पर नक्शे पर क्या लिखा हुआ मिला, कीर्तिनगर लिखा हुआ पाया, अर्थात नगर को तोड़ दिया। जबकि लेखक ने लिखा था कि कीर्ति और नगर को अलग अलग कर दिया जाए, अगर आप एक ही शैली रखना चाहते हो तो कीर्ति में न मिला दिया और गर अलग से लिख दिया। इस प्रकार से ऐसा कहीं भी शब्द होता ही नहीं है। तो लेखक कहता है कि कबाड़ा हो गया था। मैंने फौरन जनसंपर्क अधिकारी को संपर्क करते हुए लिखा कि न अक्षर गर के साथ मिला होना चाहिए, तभी गर से नगर बनेगा। मेहरबानी करके इस गलती को पुनः सुधारिए। आपने जो मैंने पत्र लिखा उसके अनुसार तो काम किया नहीं, बल्कि बना बनाया काम मेरा एक लंबा जो प्रयास चला था वो वापस बिगड़ गया है। थोड़े दिनों बाद कीर्ति नगर के नक्शे पर लिखा हुआ पाया गया कीर्तिनगढ़, वहाँ आधा लिखा था, अब यहाँ पर वापस उसमें श्री वृद्धि कर दी और उसको क्या लिख दिया, कीर्तिनगर, नगर न एक और वृद्धि कर दी न में। अब मेरे बौखलाने की बारी थी। लेखक को बड़ा गुस्सा आया और बौखलाहट में लेखक फिर से लिखता है, मेरी ओर से ज़रूरत से ज़्यादा चुस्ती बरती जाने के कारण यह हंगामा हो रहा था। अर्थात लेखक कहता है कि जब एक बार उन्होंने चाहे मिलाकर ही लिखा हो कीर्ति और नगर को, लेकिन कम से कम सही तो हो गया था। मेरी ही ओर से ज़्यादा चुस्ती बरती जाने के कारण, मेरे ही द्वारा ज़्यादा शुद्धता का प्रयास करने के कारण ये सारा हंगामा हो रहा था। कूदते हुए मैंने जनसंपर्क अधिकारी को लिखा, कीर्तिनगर शब्द गलत है। सही शब्द की सूचना में आपको अनेक बार दे चुका हूँ
अर्थात शुद्ध कैसे लिखा जाता है इसको लिख कर के भी मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन आपके उसके अनुसार न किया और हर बार नई नई गलतियाँ इसमें आप करते जा रहे हो। सही शब्द की सूचना मैं आपको अनेक बार दे चुका हूँ। कृपया फ़ौरन कीर्तिन नगर शब्द को सही कर लें, वरना मैं नक्शे को आग लगा दूंगा। अब लेखक का की सब्र का बांध टूट जाता है कि आप इसको पुनः ठीक कर लीजिए, नहीं तो मैं उस नक्शे को आग लगा दूंगा। मैं बंगाली होता तो पता नहीं उस नक्शे को क्या करता। लेखक कह रहा है कि मैं अगर बंगाली होता, बंगाली का मतलब ऐसा क्रांतिकारी और गुस्से वाला हिंसक प्रवृत्ति, कि मैं अगर बंगाली होता तो इस नक्शे का पता नहीं क्या करता, अर्थात आपको इतने पत्र व्यवहार नहीं करता। मैं कब का ही इस नक्शे को तोड़ चुका होता, इस नक्शे को फाड़ चुका होता। पर मैं कौन हूँ? मैं गुजराती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं गुजराती हूँ। गांधी जी गुजराती थे, अहिंसा के भक्त थे, और मैं भी हूँ। मैं हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से हर काम को करने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैंने आपको इतने पत्र व्यवहार किए और बड़ी मुश्किल से आप सही कर पाते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं, कभी क्या गलती कर देते, कभी क्या गलती कर देते। मैं चुपचाप मुंह लटका कर वापस घर आ गया। अपनी औकात के बारे में अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी। लेखक कहता है कि अपनी औकात के बारे में, मेरी औकात के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी, अर्थात मैं विवश था। कि आपको विवश ही बैठे रहो, इस शुद्धता के चक्कर में मत पड़ो। इस प्रकार से लेखक अपनी बात कहता है। आगे देखिए। लेखक निरंतर प्रयास करता है लेखक आगे की घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि 15 दिनों से हमारी कोई डाक नहीं आ रही। सहसा बीवी ने आकर कहा, मैं चौंका। सचमुच इसे केवल एक संयोग नहीं माना जा सकता था कि 15 दिनों तक मेरी डाक ही ना आए, क्योंकि लेखक एक साहित्यकार है और साहित्यकार पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहते हैं, कई तरह के पत्र व्यवहार उनके होते हैं। इसलिए लेखक मानता है, लेखक के यहाँ पत्र पत्रिकाओं का निरंतर तांता लगा रहता है, आए दिन डाक आती है। लेखक कहता है कि किसी भी मसीजीवी लेखक के लिए डाक की गड़बड़ी को झेलना आसान नहीं होता। अर्थात मसीजीवी अर्थात जो साहित्यकार है, जो कलमकार है, वो आए दिन पत्र व्यवहार किसी न किसी चीज़ के लिए करते रहते हैं, अपने पत्र भेजते हैं, पत्रिकाएं मंगवाते हैं, और इस पत्र व्यवहार में किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मसीजीवी इस गड़बड़ी को झेल नहीं पाता है, वो बेचैन रहता है, अपनी पत्रिकाओं का इंतज़ार करता रहता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि डाक की गड़बड़ी को झेलना आसान नहीं होता है, वो उस बिल्कुल बेचैनी हमेशा बनी रहती है। मैं उसी समय घर से निकला, और कि अब लेखक मजबूरी में, यहाँ बड़ा व्यंग्य किया गया है कि मैं ही अब गलत को गलत मानकर मजबूरन उसी गलत रूप का ही उच्चारण कर रहा हूँ। लेखक क्या कहता है कि कीर्तिनगर को सुधारने का काम, कीर्तिनगर शब्द को सुधारने की लाख कोशिश के बावजूद भी मैं इसे सही नहीं करवा पाया। और लेखक अपने जहाँ से वो रवाना होते हैं उस वहाँ का उसके बहाने कीर्ति नगर का नाम लेता है, और उसका नाम लेता है कीर्तिनगर के नक्शे वाली सड़क को बचाता हुआ। अर्थात उसे मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, इसलिए उस रास्ते से निकलना अब मेरे लिए
जो कि ठीक नहीं है। बार बार चिड़न होती है, कुड़न होती है, इसलिए उस वाले रास्ते से मैं नहीं निकला, बल्कि और ही रास्ते से मैं निकला। एक लंबे रास्ते को तय करके डाकघर जा पहुंचा। डाक न आने के कारण डाकिया, जो कि डाक की अधिकता के कारण मुझे एक अरसे से पहचान चुका था, अर्थात डाकिया मुझे अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मेरी निरंतर आए दिन डाक आती और जाती रहती है, इसलिए उससे मेरा अच्छा परिचय हो गया था। वो मुझे अच्छी तरह से जान चुका था। एकदम भौचक्का हो गया, एकदम। डाकिया क्या हुआ? डाकिया आश्चर्य में पड़ गया। अरे, उसने कहा, अर्थात डाकिया ने कहा, आप जिंदा हैं? ऐसा क्यों कहा लेखक ने? डाकिया ने क्यों कहा? क्योंकि डाकिया लेखक ने अपने उस लिफाफे पर ये लिख करके उसको वापस कर दिया था कि इस नाम का आदमी तो मर चुका है। इसलिए डाकिये ने सोचा भी मर गया, और उनकी जो भी डाक आती थी उसे वो वापस लौटा दिया करता था। तो देखिए, क्यों? मैं कब मर गया था? मेरी डाक कैसे नहीं आ रही? मैंने पूछा। हम तो सारी डाक वापस भेजते जा रहे हैं। डाकिया कहता है कि हम तो सारी डाक वापस भेजते जा रहे हैं। आपके मकान मालिक ने मनोहर चौहान के नाम आई पत्रिका यह लिखकर वापस कर दी थी कि माफ़ कीजिएगा, उस पर तो लिखा हुआ था कि यह आदमी मर गया। खामोश, मैंने कहा, क्योंकि डाकिये का दोष नहीं था, लेखक ने ही लिफाफे पर यह कुछ लिखा था, और इसी कारण उसकी चिट्ठियाँ जाती रहती थी, वापस लौटा दी जाती थी। क्षमा याचना। संपादक को मैंने अलग से पत्र लिखा कि इस हास्य कथा में सारा खेल मात्राओं का है, इसे वह पूरी सावधानी से छापे। अर्थात आपने अब तक मेरे नाम के साथ जो व्याकरणगत वर्तनीगत अशुद्धि की, इसलिए मैंने ऐसा लिख करके भेजा था। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन छापते यदि कोई मात्रा उड़ गई हो तो लेखक क्षमा प्रार्थी है। यहाँ पर पाठ खत्म होता है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में इस चर्चा, इन सारी जो परिचर्चाएं हमने की, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका अगर हम निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहें कि हिंदी भाषा और वर्तनी के प्रति व्यवहारगत उदासीनता, इस पाठ का जो मूल संवेदना है वह यही है, व्यंग्य का निशाना भी यही है कि हिंदी भाषा के अंदर हम अक्सर व्यवहार में कई सारी गलतियां करते हैं, और वह हमारी उदासीनता के कारण है। अंग्रेजी में हम नहीं करते, अंग्रेजी में हम इतनी गलतियां नहीं करते, लेकिन हिंदी में मात्राओं का हम विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, और इसी कारण भाषा का जो स्वरूप है, शब्दों का स्वरूप है, वह गड़बड़ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेखक इस आलेख के माध्यम से, इस व्यंग्य रचना के माध्यम से यह भी जो कि व्यक्त करता है, यह भी बताना चाहता है कि हिंदी भाषा में वर्तनी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हिंदी भाषा में वर्तनी का विशेष महत्व है। अगर हमने हिंदी भाषा में वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया, अगर हमने हिंदी भाषा में बोलते समय, लिखते समय वर्तनी पर ध्यान नहीं दिया, मात्रा पर, बिंदियों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर भाषा का जो स्वरूप है और अभिव्यक्ति का जो संप्रेषण का जो मार्ग है वो बाधित होगा, और धीरे धीरे हमारी गलत को ही सही मानने की जो परंपरा है वो चल पड़ेगी। जैसे एक शब्द है आशीर्वाद, सब जगह कई जगह ये लिखा रहता है, लेकिन हम उसमें छोटी ई की मात्रा लगाने के आदी बन गए हैं, और हर जगह ये ऐसा ही दिखाई देता है, जबकि इसमें बड़ी मात्रा और रे है वो वा के ऊपर लगता है। इसी प्रकार के अनेकानेक शब्द हैं जो हिंदी भाषा में लिखे हुए होते हैं, भले ही हम उन्हें सही बोलेंगे,
आशीर्वाद को हम आर्शीवाद नहीं बोलेंगे, लिखेंगे आर्शीवाद। ठीक है, तो ये जो बोलने वर्तनी शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जैसा लिखा जाए, जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, यानी कि उच्चारण के अनुकूल लेखन होना ही वर्तनी है। और हिंदी में ऐसी गलतियां तमाम स्थानों पर हम देख सकते हैं, व्यवहार में भी और प्रिंट में भी। वर्तनी अशुद्धियों के कारण और प्रभाव पर भी लेखक ने प्रयास डाला है कि या हम इस चर्चा के माध्यम से कह सकते हैं कि अशुद्धियों का जो कारण है, वर्तनीगत अशुद्धियों का कारण है, वह हमारी लापरवाही है, भाषा के शुद्ध स्वरूप के प्रति हमारी उदासीनता है कि हम सही बोलते हुए भी लिखते गलत हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि भाषा का स्वरूप बिगड़ता है और हमारे जो विचार है, विचार संप्रेषण है, विचार अभिव्यक्ति है, वह भी उससे प्रभावित होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार से लेखक ने एक महत्वपूर्ण और सामयिक महत्व के विषय पर, क्योंकि भाषा का प्रश्न, भाषा का स्वरूप व्यक्ति के लिए हर समय प्रासंगिक है कि उसकी भाषा बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसमें किसी भी प्रकार की अवैज्ञानिक बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा जो हिंदी लिपि है, देवनागरी लिपि है, वो एक वैज्ञानिक लिपि है और उसके मानकीकरण में और उसके वैज्ञानिक स्वरूप में इस प्रकार जब हम अशुद्धियाँ लिखते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी चर्चा यहीं पर खत्म होती है और ये जो पाठ और पाठ का पठन और विश्लेषण है वह भी यहाँ पर पूरा होता है। अगली चर्चा में हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।